सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास करने जा रहे हैं और इसका ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो हम उसी पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग अभी तक नए हैं और इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे और पॉलिटी अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, चलो मैं अपना ये जो मेरा देख रहे हो मायूब राजगीर वाले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहीं पे पीडीएफ मिलेगा। तो जिनको पीडीएफ लेना होगा यहाँ से आकर के ले लेंगे। अभी हमारा जो संविधान है वो बहुत लंबा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जितना आना चाहिए उतना ही देखना है। और इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स नोट्स क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अभी काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो देखो ये वाला पीडीएफ है, तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ, इसी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखना, हमारा जो संविधान है इंडियन पॉलिटी, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक डिटेल देखेंगे। हमारा संविधान क्या था, कैसे बना, क्या है, कितना दिन लगा बनने में, बन गया तो क्या हुआ, कब लागू किया गया, देन सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट हैं, नीचे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, टोटल 111 क्वेश्चन हैं तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, और आंसर भी नीचे में है, तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ने के बाद। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है क्या, कि क्वेश्चन को पढ़ ले तभी बनेगा। ये सारे कंसेप्ट को पढ़ ले तभी क्वेश्चंस बनेगा। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग बताओ, भारत का संविधान जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, डेफिनेशन आपको देना है। एग्ज़ाम में डेफिनेशन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं, टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ऑफ इंडिया, सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन ऑफ प्लान मई 16, 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। कब किया गया है? डेट याद होना चाहिए, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को हमारा भारतीय संविधान फ्रेम किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेम किया गया है, लागू नहीं, फ्रेम। मतलब इस पे राय विचार बनना, कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब लोग मिलके शुरू कर दिए थे, फ्रेमिंग करना शुरू कर दिए थे। तो ये हमारा छोटा सा इतिहास था। अभी हम लोग देखते हैं कंपोजिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या क्या है इसमें। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूट हमारा जो बना है इंडियन का संविधान, वो कैसे कैसे बना है, वो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखना जरूरी होगा। जैसे कि पहला पॉइंट में दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ 385 मेंबर्स ऑफ विच 292 वेयर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो बच जाते हैं, वाइल 93 मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनी थी, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और इस असेंबली में टोटल 385 मेंबर्स थे। 385 मेंबर्स में दो तरह के मेंबर्स थे। एक तो जो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आए हुए थे, इलेक्टेड मेंबर्स, तो 292 इलेक्टेड मेंबर्स थे। और जो बच गए वो 93 मेंबर्स जो होता था, वो नॉमिनेट किया जाता था प्रिंसली स्टेट के द्वारा। अब आप सभी को भी पता है, हमारा जो पुराना भारत था वहाँ पे कितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो बिहार, झारखंड ये सब देख रहे हो, वो उस समय बिहार झारखंड नहीं था, प्रिंसली स्टेट में हमारा इंडिया बटा हुआ था। तो मैंने क्या बताया, 385 मेंबर्स थे। उसमें से दो तरह के मेंबर्स थे, जिनमें से जैसे कि प्रिंसली स्टेट के मेंबर कितने थे? 93। ये नॉमिनेट किए जाते थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा इन मेंबर्स को। और जो बच जाते हैं 385 में 93 प्रिंसली स्टेट के द्वारा, और जो बच जाता है 292 वो हो जाएगा किन के द्वारा? इलेक्शन के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स इसको कहते हैं। तो याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो 385 टोटल थे। ये भी क्वेश्चन आएगा कि कितने इलेक्टेड मेंबर थे, तो 292 थे। और ये भी पूछेगा प्रिंसली स्टेट के द्वारा जो नॉमिनेट होकर मेंबर्स आते थे असेंबली में, वो कितने थे, तो वो भी बता देना, वो कितने थे? 93। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद होने चाहिए आपको। स्टैटिक जीके एक तरीके से मान सकते हो।
तो मेरे ख्याल से पहले लाइन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड लाइन को देखते हैं। बी एन राव बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, बी एन राव को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आ जाएगा, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली। तो बी एन राव को एडवाइज़र, जो एडवाइस वगैरह देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, SC ST के लिए लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो एडवाइस देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा हमारा संविधान होना चाहिए, तो बी एन राव थे वो, ठीक है। फिर थर्ड लाइन देखो, बी एन राव वाला से क्वेश्चन आ जाएगा, 100% आने की चांसेस है, तो ध्यान में रखना। देन अगला देखो, हमारा जो संविधान है कब बन के लागू किया गया? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम्स इनटू द इफेक्ट? 26 जनवरी 1950 को, और इसी के कारण हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, क्योंकि हमारा इंडिया में संविधान लागू कर दिया गया। और जिस देश में, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, सभी के सभी रिपब्लिक हैं, क्योंकि उनके यहाँ संविधान है। तो संविधान जिनके यहाँ रहता है वो कैसा कंट्री होता है? रिपब्लिक कंट्री। हमारा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी देख लो। जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करी जाएगी तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात आएगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किनके द्वारा बनाई गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई थी। और इन्होंने क्या किया था? एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के क्या थे? चेयरमैन थे। ड्राफ्ट समझते हो क्या होता है? कच्चा रॉ माल। जैसे कि ऐसे समझो ना, तुम एक फेयर कॉपी रखते हो, एक रफ़ कॉपी रखते थे बचपन में स्कूल में, तो ड्राफ्ट को रफ़ कॉपी समझ लो, इसी को ये ड्राफ्ट बन जाएगा, इसी ड्राफ्ट को फिर कन्वर्ट किया जाएगा, फेयर कॉपी बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो ड्राफ्ट मतलब समझ गए, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बनाया था और ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के, कम्युनिटी नहीं कमिटी, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में क्या बनाया गया था? ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। नेक्स्ट लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट वाज फाइनली पास्ड एंड एक्सेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच कैम इनटू द इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950 नोन एज एंड बी सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 को इसको लागू नहीं किया, हमने 2 महीने बाद किया। मतलब 26 नवंबर को करना चाहिए था ना, लेकिन 26 जनवरी को किया गया। इसके पीछे एक कहानी है जो कि आपको उतना डिटेल में जानना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। 26 जनवरी को लागू किया गया संविधान को, लेकिन बन के जब तैयार हो गया था वो डेट है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर और 26 जनवरी दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। देखो लिखा गया इट वाज फाइनली पास्ड और एक्सेप्टेड बाई 26 नवंबर 1949, लेकिन इफ़ेक्ट में कब आया? 26 जनवरी से आया, 1950 से आया। इम्पॉर्टेंट है, दोनों डेट याद होने चाहिए आपको, दोनों के दोनों, ठीक है। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है ये तो याद रहेगा ही, तो इसको याद करवाने की क्या ज़रूरत है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 month 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा? क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। सोच सकते हो, हमारा संविधान जो है एक किताब है, ठीक है, उसको बनने में 2 साल 11 महीने, 11 महीने ऑलमोस्ट बोल सकते हो 3 साल हो गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो 3 साल में कितना दिन बचा यार? ठीक है, 12-13 दिन बचा मात्र। तो मान के याद कर सकते हो 2 साल 11 महीने 18 दिन। एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, 3 बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में यह वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अब ओरिजिनली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं एंड कितने पार्ट्स हैं, तो ठीक है। तो ये वाला डेट तो याद ही रखना तुम लोग कि कितना साल लगा है बनने में। अगला पॉइंट को ध्यान दो। हाँ, तुम लोग अगला कंप्लेन नहीं करना कि आप इतना शॉर्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ने लग जाओ ना 50 से 60 क्लासेस लग जाएंगे। और ये आप यूपीएससी थोड़ी कर रहे हैं, आप तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए लास्ट लाइन है, ओरिजिनली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में
26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 35 आर्टिकल से 395 आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो शुरुआत में हमारे कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी को जब लागू किया गया था तब। अभी भी आज के दिन में प्रेजेंट में भी 395 ही हैं, बस 395 ही हैं, कुछ नहीं बदला। लेकिन शुरुआत में शेड्यूल 8 था, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट में देखोगे तो शेड्यूल का संख्या बढ़ चुका है, 8 से 12 हो गया है। तो पुराने जब बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान पुराने में ज़माने में, तब क्या हुआ था? 8 ही था, लेकिन अभी 12 है, याद रखना। लेकिन हमारे संविधान के टोटल 22 चैप्टर हैं, भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं। पहले भी 22 था, आज भी 22 है, तो भाग में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। फिर अगला लाइन लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो याद रखना हमारा भारत का जो तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और 22 जुलाई के बाद क्या आया? जुलाई के बाद क्या आता है? मंथ जानते हो ना, अगस्त आता है, 15 अगस्त। तो जुलाई में हमारा फ्लैग अडॉप्ट किया गया, 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिल गई। अब अगर आज़ादी चाहिए तो अपना देश का झंडा भी तो होना चाहिए, लहराओगे क्या? ठीक है। ये जो झंडा था किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? क्योंकि इतना प्यारा झंडा इन्होंने बनाया है तिरंगा, किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो उनका नाम है पिन्नागल्ली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश से रहने वाले थे, ठीक है, ठीक है, पिंगली वेंकैया। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडियन फ्लैग किनके द्वारा बनाया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ से तुम्हारे कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे इस छोटे से लाइन से, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे। वो तो तुम देखोगे क्वेश्चन कितने बनते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन से, तब वहाँ पर समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है पढ़ना ये सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना अनुसूची है भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीएम्बल अभी नहीं पढ़ेंगे, प्रीएम्बल को इसके बाद पढ़ते हैं। पहले हम लोग 12 अनुसूची है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसको ख़त्म इसलिए करना है क्योंकि वो बस 12 ही हैं, अब 12 है तो 12 को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। बाकी जो बच जाएगा 395 आर्टिकल्स, उसको हम लोग आगे देखेंगे, और बच जाएगा तुम्हारा प्रीएम्बल, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले जो छोटका है उसको ख़त्म कर ले। तो तुम्हारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। 12 को 12 पढ़ लेते हैं एक एक करके। और हाँ, हम आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो शेड्यूल्स है 12, ये इस पीडीएफ में नहीं दिया गया है, इस पीडीएफ में वो नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग से कि कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि जब मैं बताऊँगा तो लिखते जाना है, नहीं तो भुला जाओगे। रिवीजन करना भी है ना, तो लिख लेना, रिवीजन में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है वो सारी चीज़ें, उसको अलग से लिख लेना। वो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस एकाव बार ही आते हैं, बहुत कम आता है, इसीलिए इस पीडीएफ में बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन शेड्यूल्स में मुझे लगता है शेड्यूल्स को पढ़ना चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो शेड्यूल्स को मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 12 का 12 शेड्यूल्स को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12। तो 12 को हम लोग काउंटिंग लिख लेते हैं, फिर एक एक करके फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा गया है, सेकेंड में क्या बताया गया है, थर्ड में क्या है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। टोटल 12 हैं। जैसे कि पहला देखो, पहला में बताया गया है कि इंडिया क्या है। इंडिया इज़ द यूनियन। इंडिया को यूनियन बताया गया है, राज्यों का संघ बताया है। इंडिया इज़ द स्टेट यूनियन, ठीक है। राज्यों का संघ समझते हो क्या होता है? यूनियन वर्ड समझ में आता है आप लोगों को? मेरे ख्याल से आना चाहिए। जैसे कि देखो, मैंने एक रफ पिक्चर बनाया अपने कंट्री का, इंडिया का रफ है, मैनेज कर लेना तुम लोग। हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 हैं। लेकिन हमारा स्टेट कैसा है? यूनियन है। 28 राज्य मिलके इंडिया बनाता है, ठीक है। 28 राज्य मिलके इंडिया बनाता है। और इंडिया जो यूनियन होता है ना, उसमें जितने भी कंट्री यूनियन है, जैसे कि इंडिया यूनियन का एग्जाम्पल है, तो यूनियन वाले कंट्री में एक बहुत ख़ास बात होती है कि देखो, हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में मान लिया जाए आगे चल के कोई स्टेट है जो बगावत कर दे इंडिया के साथ, जैसे कि मान लिया बिहार कहता है कि मैं आने वाले समय में मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भारत से अलग होना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में जाके मिलना चाहता हूँ। तो ये यूनियन कंट्रीज़ में ऐसा करने की इजाज़त नहीं दिया जाता है।
कोई भी स्टेट अपने मन मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। तो पहला वाला याद रखना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है पहला, ठीक है। संघ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, संघ, ठीक है। अब अगला बात करते हैं शेड्यूल 2, अनुसूची 2 में क्या दिया गया है। अनुसूची में 2 में वेतन की बात करी गई है। अब वेतन तो चाहिए ना यार, इतने सारे लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ढेर सारे लोग हैं, सबको वेतन जरूरी है। तो सेकेंड अनुसूची में शेड्यूल में वेतन की बात करी गई। थर्ड में शपथ, शपथ को इंग्लिश में ओथ बोलते हैं। अब देखे होंगे बड़े बड़े मिनिस्टर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो शपथ लेते हैं, हम लोग भी बचपन में स्कूल में शपथ लेते थे, ठीक है। तो शपथ जानते होंगे। तो थर्ड में जो है शपथ की बात करी गई है, ओथ की, थर्ड शेड्यूल में, ओके। तो ये हुआ। फोर्थ में इम्पॉर्टेंट है राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीटें होती है कितनी होती हैं, राज्यसभा की चर्चा कौन से शेड्यूल में करी गई है, चौथे में, ठीक है। फोर्थ में किसके बारे में, राज्यसभा। पाँचवा में जो है ना, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्व उत्तर। तो पूर्व उत्तर में हमारे 4 राज्य हैं, इधर देखो कोने में पूर्व उत्तर उधर है, 4 राज्य हैं, उसकी चर्चा मिलती है 5वें अनुसूची में। जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये 4 इंपॉर्टेंट राज्य है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा राज्य है जो कि संविधान के 5वें अनुसूची में नहीं है, तो बोलना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा कोई भी आधा, सब गलत होगा, ठीक है। यही 4 गो है, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। यार नॉर्थ ईस्ट तो मैंने बता दिया ना 5 में, अरे यार गलती हो गया यहाँ पे, सॉरी। जो मैंने 5 में तुमको बताया है उसको 6 में कर लेना, जो मैंने 5 में बताया वो 6 में होगा, 5 में नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको पहले बता दिया, कन्फ्यूज़न हो गया था। 5 में जानते हो SC ST की बात करी गई है, 5 में SC ST की बात करी गई है, 6th में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करी गई थी। 5 में इसको ठीक कर लेना, ठीक है। SC ST को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति। तो ये 5वें अनुसूची 5वें शेड्यूल में बात करी गई। 6ठे में नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने इसको समझाया। नॉर्थ ईस्ट में 4 राज्यों के बारे में चर्चा करी गई है। कौन कौन से राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब 7वें के देखते हैं। 7वां में शक्ति विभाजन, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी चर्चा 7वें अनुसूची में मिलती है। अब देखो तुम भी जानते होगे, हमारा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबके अलग अलग पावर हैं, ठीक है। पुलिस के अलग पावर है, प्रशासन के अलग पावर है, सबके अलग अलग पावर है ना, बैंक, रेलवे, सबका अपना अलग अलग पावर है। तो उसकी चर्चा हम लोग को 7th में मिलती है। अब 8 का देखते हैं। 8 जो है, 8 में हमारे भाषा, हमारे इंडिया के में कितनी भाषाएं बोली जाती है ऑफिशियल भाषा, तो 22 बोली जाती है। टोटल कितना भाषाएं हमारी ऑफिशियली बोली जाती है नेशनल लेवल पे, तो 22। और इसकी चर्चा 8वें अनुसूची में मिलती है। तो भाषा का बात किस में किया गया है, लैंग्वेज का बात किस में किया गया है, 8वें शेड्यूल में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ये जिसको मैं कर रहा हूँ ना ब्रैकेट में, अब आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, 10वां जो शेड्यूल है उसमें किसकी बात करी गई है, पंचायत, ठीक है, पंचायती राज, उसकी बात करी गई है। 9th में भूमि सुधार, 9th में नहीं बताया, भूमि सुधार और लिख लेना, भूमि सुधार, जमींदारी वगैरह जो सुधार हुआ करता था उसकी चर्चा 9th में। 10th में पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट 11th शेड्यूल में बात करी गई है पंचायत की जो पावर होती है पंचायत वाले उसको, तो लेकिन 11th आपका उतना ज़रूरी नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। लास्ट है 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में बात करी गई है नगर पालिका के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में, ठीक है। तो नगर पालिका की चर्चा किस में करी गई है, लास्ट 12th शेड्यूल में। और हमारे संविधान में 12 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा 8th शेड्यूल पे, जिसमें भाषा की बात करी गई थी, ठीक है। तो भाषा कितने हैं हमारे कंट्री में, टोटल 22, टोटल 22, उसको एक एक करके हम लोग देखना चाहेंगे, को याद करना है। और सबसे अच्छा ट्रिक होता है याद करने का, लैंग्वेज को मैप के थ्रू पढ़ोगे जल्दी याद होगा। अब इन लैंग्वेजेस को हम लोग जो है ना मैप के थ्रू याद करेंगे, जल्दी याद होगा। ऐसा रट्टा मारने का तुम्हारे अंदर टैलेंट हो तो ज़रूर डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन हम लोग मैप से याद करेंगे।
देखो हमारा देश इतना बड़ा है, 28 स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 7 यूनियन टेरिटरी भी आपको दिख रहा होगा, कंट्री का कैपिटल भी दिख रहा होगा न्यू दिल्ली। वो सब तो बात की बात है, हम लोग अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं, 22 लैंग्वेजेस को देखते हैं मैप वाइज। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, फिर बीच वालों को देख लेंगे, फिर नीचे वालों को भी देख लेंगे। ओके, ऊपर से शुरू करते हैं। पहला है काश्मीरी, ठीक है, सिंधी, पंजाबी, और इधर जितना भी है, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सब जगह क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, ठीक है। तो 4 याद रखना, 4 कौन कौन, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी, ठीक है। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इन चारों को ग्रुप में याद करना है। बोलो 4 बार 5 बार बोलो मन में, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ये 4 लैंग्वेजेस हो गया। काश्मीरी ऊपर से शुरू करना है, आंख बंद करके देखो ऊपर में सबसे हमारे भारत का नक्शा जब आता है तो सबसे ऊपर में क्या रहता है, हमारे भारत, आंख बंद करके देखो हमारे भारत के नक्शा जो होता है ना, सबसे ऊपर क्या रहता है, कश्मीर रहता है। तो कश्मीर से शुरू करेंगे। कश्मीर के नीचे क्या होगा, सिंध वाला प्रांत है, तुमने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान में भी है सिंध वाला प्रांत। तो सिंधु, तो क्या बोलेंगे, काश्मीरी, सिंधी, और पंजाब भी जस्ट नीचे है, तो काश्मीरी, सिंधी, फिर पंजाब के बगल में हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, वो वहाँ पे क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। तो ऐसे चारों को याद रखना सीक्वेंस वाइज। ऊपर से शुरू करो, ऊपर से कश्मीर से शुरू करो, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। 4 याद हो गए, टोटल 22 थे, 4 हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब देखते हैं आगे, इधर आते हैं। देखो कहाँ तक, कौन से एरिया को हमने कवर कर लिया, यहाँ से होते हुए ये भी हो गया, ये भी हो गया, इतना हमने कवर कर लिया, ठीक है। इतना में 4 लैंग्वेज को देख लिया। अब इधर आते हैं, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, ठीक है। बंगाल में बंगाली, असम में आसमी, बंगाल में बंगाली, असम में आसमी, ठीक है। तो इधर बीए से याद रखना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए करते हो डिग्री, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बंगाली एंड असम में आसमी, ये 2 हो गया। तो टोटल ऊपर 4 था, इधर 2, टोटल 6 हो गया। अब बाकी बचे हुए को भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबको एक साथ अब पढ़ते हैं, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, 6 हो गया। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा 6। अब उसके बाद बंगाल के बगल में है उड़ीसा, उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया। तो असम से होते हुए देखो हमने रास्ता तय किया है, रास्ता तय किया है, कश्मीर से होते हुए इधर पंजाब आया, पंजाब से होते हुए सिंध प्रांत में गया, ठीक है, उधर से होते हुए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बंगाल असम पहुंचा, फिर बंगाल पहुंचा। अब हमारा ट्रेन जाएगा उड़िया में। तो उड़िया में क्या, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, उड़ीसा में क्या बोला जाता है, उड़िया बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। देन यहाँ से इस सारे रीजन को हम लोग हिंदी वाले रीजन में रखते हैं, ये जो ग्रीन वाला है हिंदी वाला है। तो उड़ीसा के बाद कौन आता है, इधर महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो गुजरात में गुजराती बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजराती, मराठी, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरा रास्ता जो बनाए हैं उसको देख ले, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, फिर हमने हिंदी यहाँ पर कवर कर लिया सबको, ये सब हिंदी था इतना। हिंदी को कवर करने के बाद आए थे असमी, असमी, बंगाली, असमी, ठीक है, बंगाली, असमी। उसके बाद उड़िया, उड़िया, उड़िया के बाद मैंने बताया था गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। तो देख लो कितना हमने कर लिया, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9 हो गया, 9 लैंग्वेजेस हमने कर लिया। अब बचा इधर नीचे वाला स्टेट, ये सभी का भाषा देखते हैं क्या करके। तो इधर देखो ध्यान से,
नीचे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है। नीचे में कौन कौन से है, ये सभी स्टेट, महाराष्ट्र तक हमने कर लिया था, मराठी गुजराती कर लिया ना, और इधर हिंदी हो ही गया ग्रीन वाला, उड़ीसा का उड़िया हो ही गया, तो बचा कौन, इतना नीचे वाला रीजन बच गया है। ये वाला रीजन को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। आंध्र प्रदेश में कैसा बोला जाता है, ठीक है, तेलुगु, तेलुगु बोला जाता है भाई आंध्र प्रदेश में। नहीं विश्वास हो रहा है, तेलुगु बोला जाता है, देख लो ये वाला कलर, ये वाला इससे मैच हो जाएगा, तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाएगा, तमिलनाडु में तमिल बोला जाएगा, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाएगा। केरला में क्या बोला जाता है, एक चीज़ तो बच ही रहा है, मलयालम। केरला में मलयालम बोला जाता है, केरला में मलयालम बोला जाता है, ठीक है। केरला भी हो गया, अब बचा कौन, सबने हम कर लिया ना, ये भी कर लिए, ये भी स्टेट हो गया, ये भी स्टेट हो गया, ये भी स्टेट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये सेम रंग का है इसीलिए। गोवा में बोला जाता है कोंकणी, कोंकणी, गोवा में कोंकणी बोला जाता है, गोवा हो गया। आई होप सारे स्टेट हमने कवर कर लिए। सारे स्टेट में हमने कितना चीज़ देखा, कितने लैंग्वेजेस को देखा, एक बार ऊपर से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। शुरुआत करेंगे आंख बंद करके, कहाँ से, कश्मीर से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी। उसके बाद इधर आया था बंगाली, असमी। उसके बाद इधर नीचे में उड़िया, ठीक है। देन इधर से होते हुए गुजराती, मराठी, मराठी हो गया। फिर नीचे वाले स्टेट का हमने देखा, किसका किसका, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोला जाता है। तो ये हो गया तेलुगु। तेलुगु के बाद मैंने केरला का तुमको बताया था मलयालम, मलयालम बता दिया था। केरला का क्या बता दिया, गोवा का मैंने कोंकणी बताया आपको, कोंकणी, गोवा का कोंकणी, ठीक है, गोवा का कोंकणी। अच्छा, यहाँ पर नेपाल, नेपाल में क्या बोला जाएगा, नेपाली, नेपाल में नेपाली। लेकिन आप लोग को सवाल उठना चाहिए कि ये नेपाल तो हमारा देश नहीं है, ये नेपाल तो अलग देश है, तो उस दूसरे देश का लैंग्वेज हम अपने देश में क्यों बोलें। इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार से ये सटा हुआ है, बिहार और नेपाल में, मतलब बिहार लोग नेपाल आते जाते रहते हैं और नेपाल वाले बिहार आते जाते रहते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, शादी ब्याह भी हो जाता है। इसीलिए तो नेपाल जो कि दूसरा देश है, दूसरे देश के लैंग्वेजेस को मतलब हमारे देश में जगह दी गई है, नेपाली को हमारे देश में जगह दी गई है। क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, कौन सा लैंग्वेज है जो कि अदर कंट्री का लैंग्वेज है जो कि हमारे शेड्यूल में शामिल है, तो ये है नेपाली। देख लो कितना हो गया, टोटल 22 था, गिन लेते हैं कितना हमने पढ़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पढ़ लिया। बचा कितना, 15 5 20 2 22, 7 बच रहा है ना, सातों को देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया में एक चीज़ बहुत फेमस है, संस्कृत भी बोला जाता है, तो वो हमने नहीं पढ़ा है, तो वो लिख लो संस्कृत। उर्दू भी बोलते हैं क्योंकि मुस्लिम भाई हमारे इंडिया में रहते हैं, तो उर्दू, ठीक है, उर्दू भी बोला जाता है। तो ये दोनों तो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, हिंदू के लिए संस्कृत और मुस्लिम लोग के लिए उर्दू। तो रिलीजन वाइज इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है, रिलीजन वाइज याद कर लेना। मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, इधर मणिपुर पड़ता है, तो मणिपुरी भी बोला जाता है, उसको हमने नहीं कवर किया था, तो मणिपुर में मणिपुरी। तो ये 3 हो गया, तो संस्कृत, उर्दू, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, मणिपुरी, ये हो गया, ठीक है। अब 4 और बचते हैं, 4 और अभी बचते हैं, 18 ही हुआ है, टोटल 22 था ना, 22 में अभी 18 ही हुआ, तो 4 और बचते हैं। 4 और कौन कौन सा है, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, ठीक है, BDMS, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। अब टोटल 22 हो गए।
तो तुमको याद कैसे करना है, जितने भी मैंने यहाँ तक लिखा है रेड कलर में वो तो तुमको मैप वाइज याद रखने चाहिए, ऊपर से नीचे आते चले जाना, याद हो जाएगा। जैसे कि ऊपर से शुरुआत करेंगे कश्मीर से, कश्मीर होते हुए आ जाएंगे पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है, सिंध वाला रीजन, पाकिस्तान वाला रीजन याद रखना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाए, हरियाणा हो जाए, उत्तराखंड, ये सभी हिंदी बोला जाता है बिहार में। उसके होते हुए हम लोग फिर पहुँचेंगे असम में, असम से आएंगे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के नीचे पड़ता है उड़ीसा, तो वहाँ पे आएंगे। उड़ीसा से हम सीधा चलेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, इनका देख लेंगे। फिर नीचे वाले जितने भी हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, सबका देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, याद हो जाएगा आपको। मणिपुर का मणिपुरी होता है। फिर हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, तो हिंदू के लिए संस्कृत, मुस्लिम के लिए उर्दू, ठीक है। मणिपुर वालों भाई के लिए मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS बैचलर ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंस, ट्रिक बना सकते हो BDMS, ठीक है। तो बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली अलग से याद कर लेना है, बाकी तो तुम मैप से याद कर ही लिए होगे। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली अलग से याद कर लेना है, इसको मैप से याद नहीं करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ ये भोजपुरी जो है क्या हमारे नेशनल लैंग्वेज में आता है कि नहीं आता है? मतलब हमारे शेड्यूल जो दिया गया है उसमें 22 लैंग्वेज की चर्चा की गई है, और 22 लैंग्वेज में भोजपुरी को गिना जाता है कि नहीं जाता है? तो बोलेंगे भोजपुरी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लोग नहीं गिनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज की बात करी गई है उसमें भोजपुरी नहीं आता है, ना ही मैथिली आता है, ठीक है। गोंडी भी हमारा नहीं आता है। तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, भोजपुरी, कौन सा ऐसा में 4 है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी चर्चा नहीं करी गई है? तो भोजपुरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओके। गोंडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, छत्तीसगढ़ी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सदरी हमारे, ये सभी रीजनल लैंग्वेज हैं। जैसे कि बिहार में भोजपुर बोला जाता है, राजस्थान में मेवाड़ी बोला जाता है, मरवाड़ी बोला जाता है, तो वो सभी रीजनल लैंग्वेजेस है, तो उसको नहीं देखना है हमको। 22 टोटल नेशनल लैंग्वेज की बात करी जाएगी तो टोटल 22 ही है बस, ओके। नेशनल हो गया, देखो 1.5 तरह के लैंग्वेजेस है, नेशनल, प्रोविंशियल, बाइडर कम्युनिकेशन, तो ये सभी आपको दिमाग में नहीं डालना है। जो मैंने 22 याद करवाया है वही याद करना है, और ध्यान रखना है कुछ लैंग्वेजेस है जैसे कि राजस्थानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 जो लैंग्वेज है उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये देख लिया। प्रीएम्बल को अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। आपको 12 शेड्यूल मैंने बताया, 12 के 12 याद होना चाहिए, 12 शेड्यूल्स लिख लेना, मैंने लिखवाया था आपको, अब याद कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रीएम्बल्स पे। तो प्रीएम्बल्स को देखते हैं। ये प्रीएम्बल्स जो है ना, ध्यान रखना, प्रीएम्बल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब किताब खोलते हो तो सबसे पहले मिलता है, ठीक है। लेकिन एक ये आप जान के चौंकेंगे कि प्रीएम्बल जो है सबसे लास्ट में बनाया गया था, सबसे लास्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था ना, बन के तैयार हो गया था, लास्ट में प्रीएम्बल को बनाया गया है और उसको सबसे पहले वाले पेज में चिपका दिया गया है, समझ रहे हो। तो इसके बारे में देखते हैं प्रीएम्बल जो होता है। इट इज़ प्रीफेस ऑफ द मतलब प्रीएम्बल से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, इसीलिए लिखा गया है इट इज़ द प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो प्रीएम्बल है उसका पुराना नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। फाइनली ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है। और वही आगे चल के जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वही आगे चल के प्रीएम्बल कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है ये बनेगा, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और फिर इसको पास किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया, ठीक है। और फिर उसका नाम पड़ गया प्रीएम्बल। हमारे जब प्रीएम्बल जाके पढ़ के देखना घर में, एक बार बस पढ़ के देखना है। एनसीईआरटी के 5वीं क्लास, 6ठे क्लास, 7वें क्लास, 8वें, एनसीईआरटी के सभी किताब में सबसे पहले दिया रहता है प्रीएम्बल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो जाके पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा, उसमें बात करी जाएगी द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी वेयर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
देखो संशोधन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन संशोधन होते रहते हैं। मतलब कोई चीज़ को बदलाव करना होगा तो उसको एडिट करना रहता है। जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ गलत लिखा गया तो उसको बदलना होगा तो एडिट कैसे करते हो, कोई भी चीज़ फॉर्म वगैरह गलती भरा जाता है तो वैसे ही इसको एडिट करके अमेंड किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो देखो ये सारे वर्ड्स जब प्रियम्बल बना था शुरुआत में तो ये सारे वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं था, ये सारे वर्ड शुरुआती दौर में नहीं था। 42वें अमेंडमेंट में ये इसको ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया है 42वें संशोधन में। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, 46th अमेंडमेंट, जिसमें से ये सारे वर्ड सोशलिस्ट, इंडिया कैसा देश है, सोशलिस्ट देश है, इंडिया कैसा है, सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हमारे अंदर यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, ये सारे वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। प्रियम्बल में ये लिखा गया है, जाकर देखना एक बार, प्रियम्बल घर में डाउनलोड कर लेना, गूगल पे अवेलेबल है। उसके बाद देखो प्रियम्बल इज़ नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, प्रियम्बल को कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता है, इनफोर्सेबल है, मतलब इन्फोर्स किया जा सकता है। देखो एबल मतलब क्या होता है, किया जा सकता है। सॉरी अगर मैंने बोल दिया होगा कि नहीं करा जा सकता है, लेकिन इनफोर्सेबल है। इसके पीछे एक कहानी भी थी, प्रियम्बल को बहुत सारे लोगों ने कहानी इसके पीछे है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूँगा। यूपीएससी वाले स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रियम्बल को इनफोर्सेबल किया गया था, फिर इसको फाइनली नॉट इनफोर्सेबल बनाया गया। नॉट लग जाता है तो मतलब नेगेटिव सेंस में चला गया, इसको नहीं किया जा सकता है। नेवरदलेस ये जो लाइन है तुम्हारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो बता देना कि नॉन इनफोर्सेबल है। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। तो यहाँ पर पहला लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड लाइन इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट मान के चल सकते हो। ये याद होना चाहिए भाई। 46th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 42वां, 42। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन तो 100% आएगा तुम्हारे एग्ज़ाम में यहाँ से कि कौन से देश। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों का मिक्सचर है। बहुत सारे कुछ देश से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, कुछ देश से हमने डीपीएसपी ले लिया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारा प्रियम्बल जो बना है या फिर कुछ भी जो है वो हमने खुद से नहीं बनाया है, मैंने किसी ना किसी कंट्री से कॉपी कर कर के बनाया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर बोल सकते हो। कुछ चीज़ उससे ले लिया, कुछ चीज़ अमेरिका से ले लिया, कुछ चीज़ ब्रिटेन से ले लिया, कुछ चीज़ आयरलैंड से ले लिया। तो यहाँ पर वही दिखा गया है बोरोड। बोरोड मतलब लेना, बोरोड फ्यूचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि फ्रॉम यूके, यूके से हमने क्या क्या लिया है, हमारे संविधान में जो किताबें हैं उनमें हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन बोल सकते हो यूके को, ठीक है, यूके को ब्रिटेन भी लिख सकते हो, बगल में ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिटेन। तो हमारे संविधान में जैसे कि देखो नॉमिनल हेड की जब बात करी जाती है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट हमने यूके से लिया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर भी हमने यूके से ही लिया है। पोस्ट ऑफ पीएम की जो चर्चा है ये वाला आप देखना यूके के संविधान में पहले था, उसी का कॉपी हमने करके अपने संविधान में लाया था। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया गया है। बाई कैमरल पार्लियामेंट भी यूके से लिया गया है, मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें रहेगी, मतलब यूके से लिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ये भी यूके से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है। स्पीकर इन द लोकसभा, ये भी यूके के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान में छापा गया है। ठीक है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि हमारे देश में हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, अब तुम नहीं बोल सकते हो कि हम बिहारी हैं। बिहारी कोई सिटीजनशिप नहीं दर्शाता है, हम भारतीय हैं वो सिटीजनशिप है। बिहारी जाके बोलना अदर स्टेट में, तुमको बोलेगा तुम बिहारी हो तो बिहार में ही रहो। ठीक है, बिहारी इज नॉट सिटीजन। सिटीजनशिप जो होता है ना, नागरिकता एक ही होता है, तो सिंगल नागरिकता होता है हम लोग का, इंडियन है हम लोग सब के सब। और वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किनके संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिया गया है, ये याद करना है, करना पड़ेगा। मान लीजिए तुम कुछ नहीं पढ़ते हो तो ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, बाकी सबको छोड़ देना। अगर पढ़ने का मन नहीं लगता है तो पॉलिटिक्स अगर बोरिंग तुमको लगता है तब ये। अच्छा, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यूएस से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा लिखित रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वो भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। अभी देखो यूएस से क्या क्या लिया गया है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूएस से लिया गया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड ही इज़ बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को कमांड कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। जितने भी आर्मी वगैरह हैं फोर्सेस, उनको कमांड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट। ये सारा कंसेप्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट जैसे को प्रेसिडेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, नॉमिनल हेड मतलब भी प्रेसिडेंट होता है और एग्जीक्यूटिव हेड मतलब भी प्रेसिडेंट होता है। तो ये दोनों मतलब प्रेसिडेंट होता है, और दोनों में याद रखना यूके यूएस दोनों। अब आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट एज द एक ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यूएस से लिया गया है, अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है, 3 बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है हमारे देश में, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो वाला कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? सबसे पहले यूएस में था, उसी का हमने देखा इसकी किया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो न्याय वाला चीज़ है, जुडिशियल जो रिव्यू होता है, प्रोसेस होता है, इसका कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। प्रियम्बल भी हमने अमेरिका से लिया है। ये जो प्रियम्बल पढ़ रहे हो, ये प्रियम्बल कहाँ से हमने कॉपी किया है? तो सबसे पहले प्रियम्बल का कंसेप्ट अमेरिका में आया था, फिर उसी का देखा इसकी करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल जोड़ा गया, ठीक है। तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएस, अमेरिका से, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखते हैं यूएसएसआर, जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत का सबसे अच्छा दोस्त, व्लादिमीर पुतिन, रसिया, ठीक है। उस समय रसिया को यूएसएसआर कहते थे, ठीक है। यूएसएसआर उस समय रसिया का नाम यूएसएसआर था पहले के ज़माने में, वो तो बात अलग है। फिर आके जाके ये यूएसएसआर टूट जाता है 15 देशों में। वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद मैंने पढ़ा रखा है, तुमने देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने सारा लेक्चर करवा रखा है लुसेंट जीके से, ठीक है। तो ये देख लेना, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? कंकरेंट लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया से एक ही चीज़ लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। तो ये कुछ कंट्रीज है जिनसे बस एक एक चीज़ लिया गया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, जर्मनी से सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मान ली जाए हमारे देश में इमरजेंसी आ जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे आपका फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, उसको एबॉलिश, रोक लगाया जा सकता है। आपका सारा का सारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट डू फंडामेंटल राइट्स। देखो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन से फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी लगने पर भी नहीं छीना जा सकता है। तो 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसको चाहे कितना भी आपदा भारत पे क्यों ना आ जाए, कितना भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, वो 2 फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़िंदगी में कभी नहीं छीनेगा भारत। लेकिन बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो छीना जा सकता है। उसके बाद देखते हैं साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। साउथ अफ्रीका, एवे डिविलियर्स। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो संशोधन किया जाता है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, ये सारे संशोधन 42nd के पहले 43 हुआ होगा, 41 हुआ होगा, 30 ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं, आए दिन अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट का कंसेप्ट है, संशोधन का कंसेप्ट, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सेंटर्स एंड स्टेट्स एंड द प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर। तो पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सेंटर में और स्टेट में, जैसे कि हमारे, आप भी जानते होंगे, हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा बिहार स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तमाम वैसे ही हमारा इंडिया में दो तरह के गवर्नमेंट राज कर रहे हैं हमारे इंडिया पे, सेंट्रल और स्टेट। तो उनके बीच में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कैसा प्लेसिंग होगा, रेसिडुअरी पावर्स कैसा होगा विद द सेंटर, वो सारी चर्चा किस में
कहाँ से हमने ली है? कनाडा से। कनाडा जस्ट अमेरिका के ऊपर वाला कंट्री है। उसके बाद आयरलैंड से बहुत चीज़ें याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयरलैंड। कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP बोला जाता है शॉर्ट में इसको। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बॉक्स था। इस बॉक्स को 100% मगअप कर जाओ, रट्टा मारना है जो करना है, लेकिन याद करना ही पड़ना है, ठीक है? क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 395 को हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 395 पढ़ना इम्पॉसिबल सा लगता है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और पढ़ना भी बेवकूफ़ी हो जाएगा। 395 आर्टिकल कैसे याद कर पाओगे इतने कम समय में, ठीक है? तो जो जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही बताते चलूँगा। 395 में नहीं बताऊंगा, तो ये अगले क्लास में मैं करने की कोशिश करूंगा। आज बस इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं DPSP और आर्टिकल्स दोनों ख़त्म करेंगे, ठीक है? DPSP एंड आर्टिकल्स दोनों ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया। आज हमने जो जो पढ़ाया है, जैसे कि क्या क्या पढ़ाया है। आज हमने आपको संविधान का बेसिक डिटेल दिया कि क्या है, कैसे बना, क्यों बना और कब लागू किया गया, ये दिया। फिर मैंने इनके जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो ख़त्म कर दी। 12 अनुसूचियाँ में लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज की चर्चा कौन से अनुसूची में की गई है, बस ये बताओ तो तुम लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? कौन से अनुसूची में, मतलब कौन से शेड्यूल में है। तो टोटल हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस है, उसकी मैंने याद करने की ट्रिक बताई, वो याद करवाया आपको, ठीक है? फिर मैंने बताया कि क्या बताया, प्रिएम्बल के बारे में मैंने बताया। फिर ये वाला मैंने बताया कौन से, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना है, बहुत दिन लग गया। 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने ही था ना, कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहा हूँ। 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना दिन लग गया है। और कुछ कुछ चीज़ें हमने दूसरे कंट्री से ली है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है, याद रखेंगे। फिर अगले क्लास में आर्टिकल्स के साथ साथ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देख लेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है?